हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए प्रोजेक्ट की जिसका नाम है उबर डेटा एनालिसिस बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। आज की इस क्लास में जो हम ये नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसमें बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशंस करना और इसके साथ ही डेटा प्री प्रोसेसिंग पे खास तौर पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। कई बार जब हम इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो हमें ऐसा डेटा मिलता है जो बहुत मेसी होता है। आज इसी तरीके का एक मैंने डेटा लिया है इस उबर डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट में जो काफी मेसी डेटा है। अब इस डेटा के साथ डील कैसे करना है, इसको क्लीन कैसे करना है, फिर ईडीए कैसे करना है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है, ये सारी बातें आज के इस प्रोजेक्ट में हम सीख पाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट की जो खास बात है डेटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स, अगर अभी से आप इसकी आदत डालेंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और इंटरव्यूज को क्रैक करना भी कहीं ना कहीं आसान बनेगा। तो चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट की। और इसके साथ ही इसके जो नोट्स हैं, इसके जो सोर्स फाइल है और इसका डेटा सेट है, ये सारी चीजें मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, जिसे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बूस्ट होगा, इस बात की श्योरिटी है मेरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और कंप्लीट करते हैं इस प्रोजेक्ट को उबर डेटा एनालिसिस का। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के इस प्रोजेक्ट के, जहां पे उबर डेटा एनालिसिस का हम कंप्लीट प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम लोग डेटा क्लीनिंग कैसे करना है, ईडीए कैसे करना है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है, ये सारी बातों को समझेंगे। लेकिन एक और खास बात है इस प्रोजेक्ट की जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखो, हम कोई भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उसके पीछे का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक दिन हमें जाके किसी कंपनी का इंटरव्यू जो है उसको क्रैक करना है, राइट? इसी माइंडसेट के साथ हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब आप इंटरव्यूज में जाओगे तो कंपनी के इंटरव्यू के राउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादातर डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, ये सारे जो पोजीशंस के लिए हायरिंग होती है उसमें जनरली लाइक 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, 3 to 4 राउंड्स, और ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, राउंड नंबर 1 में कंपनी आपको एक असाइनमेंट भेजती है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं सॉल्व करने के लिए। वो आपको सॉल्व करके सबमिट करना होता है। 24 से 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अगर आप इस राउंड में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको राउंड नंबर 2 टेक्निकल के लिए कॉल आता है। और अगर आप राउंड 2 में भी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका थर्ड राउंड, एचआर राउंड या मैनेजरियल लेवल राउंड जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपको कॉल आता है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा जो राउंड नंबर 1 होता है, जहाँ पे कंपनी आपको एक केस स्टडी, आपको कोई असाइनमेंट भेजती है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे सबमिट करना है, कैसे हम लोगों को इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए कि हम लोग इस राउंड के लिए अपने आप को पोटेंशियल बना पाएँ और इस राउंड के लिए इतने कैपेबल हो कि ये राउंड हमारा निकल पाए। तो ये चीज़ें भी आज के इस प्रोजेक्ट में आपको सीखने के लिए मिलेगी कि कैसे आपको कंपनी केस स्टडीज़ देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जैसे अब जब हमारे पास ऐसे कोई असाइनमेंट्स आते हैं सॉल्व करने के लिए इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले कंपनी अपने बारे में बताती है। एक आपको डॉक्यूमेंटेशन या पीडीएफ कुछ ऐसा भेज दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं कंपनी की डिटेल्स को। उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं इस असाइनमेंट में सॉल्व करने के लिए और उसको आपको सबमिट करना होता है। तो ठीक उसी तरीके से जैसा एक कंपनी के एंड से आपको मेल आता है, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट को करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कंपनी के बारे में दिया हुआ है उबर टेक्नोलॉजीज, जिसको आमतौर पर उबर कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और इसके अलावा कुरियर सर्विसेज, फूड डिलीवरी, फ्लाइट ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में भी ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी का मेन जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये ऑपरेट करते हैं और 10,500 सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड इनकी राइड्स अवेलिंग सर्विसेज़ अवेलेबल है। इसके साथ ही ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें 15 करोड़ यूज़र्स इसके मंथली एक्टिव होते हैं। 60 लैक्स उसमें ड्राइवर्स एक्टिव होते हैं और इसके अराउंड हर दिन अगर हम लोग देखें तो 2.8 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रिप्स जो होते हैं, लोग इसको, इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके करते हैं। अब अगर हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू कितना है, तो $37.2 बिलियन 2020-23 का इसका रेवेन्यू है, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई। अब ये उबर बना कैसे, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे जो आप जिन शख्स को यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम है कैप, गैरेट कैप। ये बेसिकली उबर के फाउंडर हैं और उबर बनाने का आइडिया इन्हीं के दिमाग में सबसे पहले आया था। तो बेसिकली ये 2008 की बात है कि पेरिस में बहुत ज़्यादा स्नोई इवनिंग था, बर्फ गिर रही थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। तो उसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने, उनके दिमाग में ये बात आने लगी कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होना चाहिए
कोई एक ऐसा ऐप होना चाहिए जिससे मैं राइड्स को बुक कर पाऊँ और मेरा ड्राइवर जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, उस जगह में आके मुझे पिक कर ले। तो ये जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन उन्होंने ढूँढना शुरू किया और यहीं से उबर का आइडिया इनके दिमाग में आया। तो उन्होंने शुरुआत में कैसे किया? शुरुआत में उबर डायरेक्ट उन्हें उबर नहीं बना, शुरुआत में ये होता था कि आपने लेट्स सपोज़ अगर कोई एक कार है, उस कार को लेट्स सपोज़ आपने बुक किया, आपको कहीं पे जाना है, आपने कार बुक किया। अब ऐसे और भी लोग जो हैं सपोज कि आपका जो ऑफिस है, मैं एक अगर एग्जांपल से आपको समझाऊँ कि आपका जो ऑफिस है वो है लेट्स सपोज इंडिया गेट के पास आपका ऑफिस है और आपका जो रहना होता है लेट्स सपोज आप चांदनी चौक में रहते हो। अब चांदनी चौक से इंडिया गेट जाने के लिए अगर आपको लेट्स से उबर बुक करना है, तो उसमें पहले क्या होता था कि जितने भी लोग चांदनी चौक में रहते हैं और ऐसे सबको जिनको इंडिया गेट जाना है, तो उनके लिए क्या होता था कि राइड शेयरिंग में क्या होता था कि आप जो जितना पैसा लगेगा वो आप लोगों के बीच में डिवाइड कर सकते हो। तो पहले इस तरीके से उबर चालू हुआ था। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे करके आज जो हम उबर देख रहे हैं कि अगर मैं किसी भी जगह में खड़ी हूँ, अब मैं अपना ऐप निकालती हूँ, उसमें अगर मैं राइड बुक करती हूँ, तो डायरेक्ट ड्राइवर मेरी उस लोकेशन पे आ जाता है। ये उबर शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में राइड शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म जो था कि हम लाइक कॉस्ट शेयर कर सकते हैं, उस तरीके का आइडिया था। लेकिन धीरे-धीरे करके ये आइडिया बदला और उसके बाद जो कैंप थे उनकी मुलाकात हुई ट्रैविस कैलनियाक से, जो कि इसके को-फाउंडर हैं। और ये जो ट्रैविस कैलनियाक हैं, ये बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी में थे। इन्होंने ऑलरेडी 2 कंपनी अपनी बना के उस समय तक बेच दी थी। उसके बाद उनको उबर का आइडिया अच्छा लगा, तो उन्होंने भी उबर को जॉइन कर लिया और इस तरीके से मार्च 2009 में उबर की प्रॉपर तरीके से शुरुआत हो जाती है। अब जब उबर लॉन्च हुआ तो सबसे पहले ये सैन फ्रांसिस्को में इसका बीटा वर्ज़न लॉन्च किया गया और उबर की जो फर्स्ट राइड थी 2009 में तो शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी पहली राइड जो बुक हुई वो जून 2010 में हुई। इसके बाद उबर को बहुत ही जल्द बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा लोगों की तरफ से, तो 2012 में उबर ने इंटरनेशनली एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इनका जो एक्सपेंशन था वो पेरिस में एक्सपैंड करना इन्होंने शुरू कर दिया और ग्लोबल मार्केट में भी उबर पहुँचने लगी। तो उबर की जो राइड शेयरिंग है वो 4 तरीके के राइड शेयरिंग है। उबर एक्स यानी कि हर दिन अगर आपको कोई अफोर्डेबल राइड चाहिए तो आप उबर एक्स बुक कर लो। अगर आपको उबर पूल चाहिए कि आपके साथ और भी अदर पैसेंजर्स हैं और सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है तो उबर पूल बुक कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा प्रीमियम सर्विस चाहिए जैसे जो ब्लैक कार्स जो फॉरेन में चलते हैं तो उसके लिए आप उबर ब्लैक बुक कर सकते हो। और उबर एक्सेल अगर आपका बहुत बड़ा ग्रुप है और आपको बहुत बड़ी कोई स्पेशियस व्हीकल चाहिए तो आप उबर एक्सेल बुक कर सकते हो। इसके साथ ही आज उबर ईट्स, उबर फ्लाइट और उबर फॉर बिज़नेसेस जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे भी उबर जो है अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा रहा है। अब उबर पैसे कैसे कमाता है? तो जो कमीशंस होते हैं, जितने भी राइड हम बुक करते हैं उसमें जो कमीशंस होते हैं उससे उबर पैसे कमाता है। सब्सक्रिप्शन होता है उबर का, लेट्स सपोज़ मैं कोई एक ऐसी एम्प्लॉयी हूँ जिसको हर दिन उबर बुक करके अपने ऑफ़िस जाना होता है तो मैं उसका सब्सक्रिप्शन खरीद सकती हूँ और एडवर्टाइज़िंग से उबर जो है अपने पैसे जो है वो यहाँ से अर्न करता है। मेन इम्पोर्टेंट उबर हमारे जो काम की चीज़ है वो ये है कि उबर डेटा एनालिटिक्स के डोमेन पे, डेटा साइंस के डोमेन पे काम करता है। वो क्यों काम करता है? तो सबसे पहला इसका पॉइंट होता है ईटीए एस्टिमेशन यानी कि अराइवल टाइम जो होता है। अब लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है? मेरी कोई एक लोकेशन है मान लो चांदनी चौक और मुझे जाना कहाँ है? तो लेट्स सपोज़ मेरे को यहाँ पे जाना है चांदनी चौक से राजीव नगर। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना टाइम लगेगा ड्राइवर को आने में, कौन-सा ड्राइवर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ों के एस्टिमेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके साथ ही जैसे ही मैं उबर बुक करती हूँ एक जगह से दूसरी जगह जाने तो तुरंत प्राइस बताने लगता है कि आपको ₹500 लगेंगे। तो ये जो प्राइस प्रिडिक्शन होता है इसके पीछे डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है। रूट ऑप्टिमाइज़ेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगेगा, ये रूट को एस्टिमेट करना, सही रूट बताना, ये सारी चीज़ों के लिए भी डेटा साइंस के यहाँ पे एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। ड्राइवर और राइडर के बीच में परफेक्ट मैच मेकिंग हो पाए। अब हम उबर की मदद से कई बार पेमेंट भी करते हैं तो कोई फ्रॉड ना हो उस पेमेंट में। ये सारा जो डोमेन होता है यहाँ पे मेन यूज़ होता है डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट का। क्योंकि सिर्फ आपने उबर का ऐप बना दिया लेकिन वो ऐप बता ही नहीं पा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितने पैसे लगेंगे, मेरा ड्राइवर कितनी देर में आएगा, तो वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की मदद से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। जहाँ पे हम ये बता पाते हैं कि कितनी देर में ड्राइवर तुम्हारी लोकेशन में आएगा, कितने पैसे लगेंगे, कौन-सा अच्छा रूट है जाने के लिए। ये सारी चीज़ों के लिए डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट का यूज़ है और इसलिए उबर भी इस पोज़ीशंस के लिए हायरिंग करती है। तो उबर में ये जो था शुरुआत जो हुई थी डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट के लिए वो 2011 से 2010 में तो बन के लॉन्च हुआ लेकिन 2011-10 के बाद से इसमें काम चालू हो गया। ये जो शख्स हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनका नाम है केविन नोवाक।
ये बेसिकली हेड ऑफ डेटा साइंस थे, लीड करते थे उबर में। और इनका जो था बैकग्राउंड, ये इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते थे। इनका कोई ऐसा कि मेरा डेटा साइंस में मास्टरी है, एक्सपर्टीज है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इकोनॉमिक्स डोमेन से आने वाले थे, लेकिन इनका बहुत वाइड जो इंटरेस्ट था, जो उन्होंने स्किल सेट को डेवलप किया था डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस में, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। अब ये जो शख्स थे, वो 7th इंजीनियर के तौर पे जॉइन किए थे उबर में। उबर पहले बहुत एक छोटी कंपनी स्टार्टअप था, बहुत छोटी तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। तो जब नौरेक जो है वो पहुँचे उबर का इंटरव्यू देने, उनको किसी ने बताया कि एक ऐसा स्टार्टअप खुला है, तुम चाहो तो इंटरव्यू दे सकते हो, किसी फ्रेंड से पता चला। तो वो जब इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे तो कोट पैंट टाई पहन के पहुँच गए, लेकिन वो तो एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत छोटी जगह से चल रही थी। तो उनको लगा कि जॉइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, ये कंपनी ज़रूर कुछ बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन क्रिएट करेगी। तो इन्होंने फिर कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स, डेटा साइंस जो है, उसको यहाँ पे पकड़ा इस कंपनी में, उसको लीड करना शुरू किया और एज़ अ चीफ डेटा साइंटिस्ट उन्होंने काम किया, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके आने में। इसके बाद जो है, अब हमारे काम की जो चीज़ जो कंपनी ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दी होती है, वो ये है कि आपको सारी चीज़ बता दी हमने कंपनी के बारे में। अब आप लेट्स सपोज़ मान लीजिए कि डेटा एनालिसिस के लिए काम कर रहे हैं उबर में, तो आपको ये जो 6 क्वेश्चन्स हैं, जो आपको असाइनमेंट में भेजा गया आपके इंटरव्यू में, इसको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन-सी कैटेगरी में लोग सबसे ज़्यादा उबर राइड्स बुक करते हैं, आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा उबर राइड्स लोग किस पर्पज़ के लिए बुक करते हैं? ऑफ़िस जाने बुक करते हैं, पार्टी में जाने बुक करते हैं, रेस्टोरेंट जाने बुक करते हैं, कहाँ जाने बुक करते हैं? इसके बाद थर्ड है कि कौन से टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा उबर कैब बुक करते हैं? देखो, अब कंपनी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज़ सुबह के 7 बजे से 10 बजे के टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा कैब बुक करते हैं, मान लो ऑफ़िस जाने के लिए। तो जब तक ये कंपनी को पता ही नहीं होगा, कंपनी कैसे उस समय में ड्राइवर की अवेलेबिलिटी को शो कर पाएगी ऐप में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए, और यही इन्फॉर्मेशंस हमको यहाँ पे निकाल के देनी है। फोर्थ बोल रहा है कि कौन से महीने में उबर राइड सबसे कम बुक होती है? हफ्ते में कौन-सा ऐसा दिन होता है जिस दिन लोग सबसे ज़्यादा उबर राइड को बुक करते हैं? और कितने मील्स या कितने किलोमीटर्स जाने के लिए लोग उबर राइड्स को बुक करना पसंद करते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, हमें दी गई है एज़ एन असाइनमेंट। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम निकालेंगे। डेटा हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, एक बार आपको डेटा दिखा देती हूँ। ये डेटा हमें कंपनी ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है। इस डेटा में काफ़ी सारे कॉलम्स हैं कि जो राइड स्टार्ट होती है, उसका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, कौन-सी कैटेगरी है, कितने मील्स जाना होता है, क्या पर्पस है जाने का, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसी डेटा से इनसाइट्स निकालना है, और ये जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं 6 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक की ओर और सॉल्व करते हैं इस असाइनमेंट को, इस प्रोजेक्ट को। ऑलराइट, तो सबसे पहले अभी हम लोग ये देखेंगे कि आपको नोट्स जो है वो कैसे मिलेगा, कहाँ पे आपको डेटा सेट मिलेगा, कोड फाइल्स मिलेंगी। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और उसके बाद आपको टाइप करना है द आई स्किल। द आई स्किल की वेबसाइट पे मैंने डाल रखा है ये नोट्स और सारी चीज़ों को। आप जैसे ही यहाँ पे द आई स्किल की वेबसाइट को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से वेबसाइट का इंटरफेस देखने मिलेगा। एक्सप्लोर कोर्सेज़ में हम लोग यहाँ पे जाएँगे, जिसके अंदर हमारे जो फ्री कैटेगरी के कोर्सेज़ हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्सप्लोर कोर्सेज़ के अंदर जाना है, यहाँ पे जाके कैटेगरी सेलेक्ट करना है, फ्री कैटेगरी। अब यहाँ पे फ्री कैटेगरी में हमारा जो फ्री डेटा साइंस का कोर्स है, इसके अंदर ना सिर्फ आपको ये प्रोजेक्ट का डेटा सेट, बल्कि इसके अलावा मशीन लर्निंग के लेक्चर्स, पाइथन के लेक्चर्स, पावर बीआई के लेक्चर्स, वो सारे भी आपको इसके अंदर मिल जाएँगे। तो जैसे हम यहाँ पे फ्री डेटा साइंस का कोर्स जो है 100 डेज़ ऑफ फ्री डेटा साइंस, इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप पहले यूज़ कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ रजिस्टर नाउ पे जाऊँगी और इसके बाद आपकी जो डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल्स को मेंशन कर देंगे। देन आफ्टर आपका जो मेल एड्रेस है, ये हमें यहाँ पे डालना होगा। जो भी आप मेल एड्रेस अपना यूज़ करते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो यहाँ पे theiScale.contact@gmail.com, जो भी आपका मेल आईडी है, वो बेसिकली आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर करने का, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द रजिस्टर। अब यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला था, उसमें आपको यहाँ पे कोड आया होगा। तो हमने ओटीपी डाल के रजिस्टर कर लिया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। जो भी रजिस्टर्ड नंबर आपने डाला था, वो आप यहाँ पे डालेंगे, आपका ईमेल आईडी। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा, वो सिंपली हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन।
जैसे ही आप सक्सेसफुली लॉगिन यहाँ पे कर लेंगे, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही जाएँगे आपके कोर्सेज़ में, एनरोल्ड कोर्सेज़ में अगर आप जाएँगे, यहाँ पे फ्री कोर्सेज़ हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी हमने कोई भी फ्री कोर्स के अंदर एनरोल नहीं किए, इसलिए यहाँ पे अभी ब्लैंक दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज़ के अंदर जाएँगे, यहाँ पे फिर से फ्री कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इसमें जाएँगे और यहाँ आपको बटन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू कैन सी द बटन ऑफ एनरोल नाउ हियर, राइट? तो यहाँ पे जाके सिंपली हम लोगों को इस कोर्स के अंदर में, ये फ्री कोर्स है, कोई भी चार्जेस नहीं है इसके। तो यहाँ पे हम जाएँगे सिंपली और यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आप इस कोर्स के अंदर सक्सेसफुली एनरोल हो चुके हैं। अब आप वापस से अपने फ्री कोर्सेज़ में जाएँगे तो अब यहाँ पे आपको आपका फ्री कोर्स दिखाने लगेगा। इस फ्री कोर्स को आप ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उबर डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स, कोड फाइल, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे प्लस सिंबल दिखेगा, इसमें आप जैसे ही जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा उबर प्रोजेक्ट का नोट्स और यहाँ पे मिल जाएगा उबर प्रोजेक्ट का डेटा सेट। ये तो मिलेगा ही आपको, जहाँ जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो नोट्स आपको मिल जाएँगे। इसके साथ ही आपका जो डेटा सेट है वो भी आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा। डाउनलोड कैसे करना है? तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 2 एरोज़ का सिम्बॉल यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली इस पे जाना है, क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो गया और ये दोनों चीज़ें हमारे पास प्रॉपर तरीके से डाउनलोड हो चुकी हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही इस फ्री कोर्स के अंदर मशीन लर्निंग के लेक्चर्स, पाइथन के लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो नोट्स इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो अभी हम लोगों को ओपन करना है जुपिटर नोटबुक। कैसे करना है? आपको अपने सिस्टम पे जाना होगा। आपका जो एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल है इसको ओपन करना होगा। यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर मेरा पहले से ओपन है। यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक पे आप जैसे जाओगे, लॉन्च का आपको यहाँ पे बटन मिलेगा। इस लॉन्च वाले बटन पे हमको जाना है, क्लिक करना है तो हमारा जुपिटर नोटबुक हमारे ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा, जैसा अभी यहाँ पे मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नया फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है। अब इसमें जो हमारा ये डेटा सेट दिया हुआ है, इस डेटा सेट में काफ़ी ज़्यादा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। इस डेटा सेट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे अपलोड की, देखो यहाँ पे बटन तुम्हें यहाँ पे दी हुई है अपलोड। इसमें मैं यहाँ सिंपली जाऊँगी, अपलोड के बटन पे हम जाएँगे। ये उबर डेटा सेट है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, ये अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग जाएँगे पाइथन 3 आईपीवाई कर्नल, ये हम लोग यहाँ पे एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। ये फ़ाइल जो है हमारी ओपन हो चुकी है। इसका सबसे पहले हम लोग रीनेम कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसका नाम रख देती हूँ उबर डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, ठीक है? ये हमने नाम रख दिया, इसको रीनेम कर दिया। अब वापस से जाओगे इस फ़ोल्डर में तो अब तुम्हें यहाँ पे दिखेगा उबर डेटा एनालिसिस, जो तुमने रीनेम किया हुआ है, यहाँ पे ये रीनेम हो चुका है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, तो जो डेटा सेट अपलोड आपने किया है इसको एक बार ओपन करके यहाँ पे देखना। तो इस तरीके का आपको डेटा सेट जो आपने डाला है ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब इस जुपिटर नोटबुक में इस डेटा को सबसे पहले हम लोगों को काफ़ी काम करना पड़ेगा, ईडीए करना है, इसमें क्लीन करना है डेटा को। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी लाइब्रेरीज़ की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहली लाइब्रेरी होगी पांडास, जिसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? डेटा क्लीनिंग के लिए काफ़ी एक काम की लाइब्रेरी होती है। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेती हूँ, इम्पोर्ट पांडास एज़ पीडी। इसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो नमपाई, इम्पोर्ट नमपाई एस एनपी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे विजुअलाइजेशन भी परफॉर्म करेंगे तो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब। ये लाइब्रेरी जो होती है मैटप्लॉटलिब, ये किसके लिए होती है? ये हमारे विजुअलाइजेशंस को परफॉर्म करने के लिए होती है। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी। और इसके साथ ही एक और लाइब्रेरी होती है सीबॉन, जो कि ऑल्सो मदद हम लोग को करती है विजुअलाइजेशंस के लिए। अब इन सारी लाइब्रेरीज को हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, डेटा सेट को यहाँ पे लेके आना है, रीड करना है उस फाइल को, सीएसवी फाइल को जिसको हमने अपलोड किया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक मैं वेरिएबल बना लेती हूँ डेटा सेट नाम से और इसके अंदर डेटा सेट इज़ इक्वल्स टू, इस फाइल को रीड करना है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पीडी डॉट रीड सीएसवी फाइल। और यहाँ पे हमारी जो फाइल है उसका नाम क्या है, तो हमारी फाइल का नाम है उबर डेटा नाम से हमारे पास हमारी फाइल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं उबर डेटा डॉट सीएसवी, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको लगा लेते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, रन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे डेटा सेट को अगर इस वेरिएबल को कॉल करती हूँ तो इट इज शोइंग सर्टेन एरर, लेट्स जस्ट चेक। उबर डेटा डॉट सीएसवी, ओके, यहाँ पे हमारी फाइल का नाम क्या है, उबर डेटा सेट डॉट सीएसवी है। हमने सिर्फ डेटा लिखा है इसलिए एरर आया है।
तो यहाँ पे डेटा सेट कर लेते हैं और इसको वापस से रन कर लेते हैं। अब ये रन हो चुका है प्रॉपर। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा सेट जो है कि हमारे पास आ चुका है, ये डेटा सेट फाइल हमारी रीड हो चुकी है। अब इसमें ध्यान देते हैं कि क्या-क्या कॉलम्स हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है स्टार्ट डेट कि आपका जो राइड है वो कौन-सी डेट को स्टार्ट हुआ, कौन-सी डेट को एंड हुआ। साथ में यहाँ पे देखो टाइम भी दिया हुआ है हमें कि 1 तारीख को 2016 को ये स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख 2016 को ये राइड की एंड डेट है। इसका जो टाइमिंग है 9:11 पे राइड शुरू हुई थी और कोई शायद जंक्शन पास में होगा, तो ये 6 मिनट की राइड थी, 9:17 में राइड एंड हुई है। अब कहाँ पे जाना था, कैटेगरी क्या थी, बिज़नेस के काम से जाना था। स्टार्ट यहाँ पे जो है फोर्ट वाइज़ यहाँ पे पियर्स दिया हुआ है, स्टॉप दिया हुआ है कि कोई एक लोकेशन है फोर्ट पियर्स, जैसे यहाँ पे वेस्ट पाम बीच, तो ये लोकेशन दी हुई है कि कौन-सी लोकेशन से शुरू हुआ और कौन-सी लोकेशन पे खत्म हुआ है। कितने देर की, कितने माइल्स का आपकी राइड थी, तो 5.1 मील्स था। किस पर्पज़ के लिए गए थे, तो मील शेयर स्लैश एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सारे के सारे कॉलम्स, रोज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। ये डेटा सेट जो है, यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो टोटल 1156 रोज़ हैं इसमें और टोटल हम लोगों को यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 7 कॉलम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका शेप अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इसका शेप प्रॉपर क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा सेट डॉट शेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि टोटल इसमें 1156 क्या है, रोज़ है और 7 आपके कॉलम्स दिए हुए हैं। अब इसके बाद इस डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन मेरे को जानना है कि इस डेटा सेट में क्या-क्या वैल्यूज़ है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को इससे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डेटा सेट डॉट इन्फो, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, इसको रन करेंगे, तो अब इस डेटा सेट की सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। अब देखो ये जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है, ये जो है ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी जो है, ये भी हम लोगों को ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा दिया है। स्टार्ट, एंड, स्टॉप ये भी ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। जो मील्स है, कितने मील्स तक चल के गए हैं इस राइड में, तो ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है और इसका जो पर्पस वाला जो कॉलम है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। अब तुम यहाँ अगर देखोगे तो ये सारी वैल्यूज़ जो है, इसमें से अगर इसको सही तरीके से फिगर आउट करोगे, तो पर्पस यहाँ पे एक ऐसा कॉलम है जिसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ क्या है, मिसिंग वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को दी हुई है, राइट? तो अब ये जो मिसिंग वैल्यूज़ है इस पर्पज़ की, ये हम लोगों को इसके साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बहुत सारा वैल्यू है जो बहुत मिसिंग वैल्यूज़ है। तो मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे डील करते हैं, चलिए इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमारा जो डेटा हमारे पास है, ये इतना अच्छा डेटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी ये जो पर्पज़ वाला कॉलम है उसमें मिसिंग वैल्यूज़ है ना? अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा कि ये जो डेटा है इसको सही फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। कैसे सही फॉर्मेट में आएगा, क्या-क्या करना पड़ेगा, उसको समझते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे पहली चीज़, ये जो मिसिंग डेटा है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ये जो मिसिंग डेटा है, इसके साथ में हम लोगों को डील करना है। इसको कैसे करेंगे, ये अभी हम लोग सीखेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया हुआ है, ये इन दोनों का जो फॉर्मेट है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है। तो अब हम लोगों को इसको प्रॉपर किसमें बदलना पड़ेगा? प्रॉपर इसको डेट और टाइम के फॉर्मेट में हमको यहाँ पे बदलना पड़ेगा, राइट? तो इन चीज़ों को अब हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे और इसमें इन दोनों प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं सबसे पहले हेडिंग दे देती हूँ, डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। हेडिंग कैसे देना चाहिए? तो आप लोगों को हेडिंग देने के लिए हैश लिखना है, स्पेस लगाना है, उसके बाद लिखना है डेटा प्री प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऊपर जाना है, यहाँ पे 3 मिलेंगे आपको, कोड, मार्कडाउन और रॉ। मार्कडाउन को सिलेक्ट करना और इसको यहाँ पे रन करना, हेडिंग के तरीके से ये आ जाएगा। हमेशा जब भी कंपनी को प्रोजेक्ट जमा करो, तो हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कमेंट प्रॉपर होना चाहिए, किस स्टेप में क्या यूज़ किया वो प्रॉपर कमेंट करके बताना चाहिए आपको, राइट? तो यहाँ पे जो फाइल मैंने नोट्स में डाली हुई है, उसमें आपको पूरा एक बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अभी तो मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ प्रोजेक्ट, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन नोट्स में जब आप इसको डाउनलोड करोगे, आपको दिख जाएगा कि कैसे जमा करना चाहिए, क्या सही तरीका होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग में, ये जो डेटा सेट है हमारा, इसके अंदर जो पर्पस वाला कॉलम है, इसके अंदर बहुत सारा मिसिंग डेटा है, जिसको यहाँ पे देखो एनएएन नाम से लिखा हुआ है, राइट? तो ये डेटा नॉट अवेलेबल है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग फिगर आउट करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी जगह ये एनएएन लिखा है, मिसिंग वैल्यूज है, इसकी जगह यहाँ पे लिख के आ जाए नॉट। ठीक है, कि मतलब डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, नॉट नाम से इसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा डेटा सेट है, इसके अंदर मेरा जो कॉलम है उसका नाम क्या है? तो मेरे कॉलम का नाम है पर्पस।
अब ये जो मेरा पर्पस वाला कॉलम है इसके अंदर क्या करना है, इसकी जगह हम लोगों को फिल एनए फंक्शन हम लोग यहाँ पे लगाएँगे और यहाँ पे एनएन जो अभी लिख के आ रहा है उसकी जगह मैं चाहती हूँ नॉट लिख के आए और यहाँ पे इस चीज़ को हम लोगों को परमानेंटली करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इन प्लेस इज़ इक्वल्स टू ट्रू लिखूँगी, राइट? और इसके बाद में हम इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ एक वार्निंग जैसा देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे आप फिर से अगर डेटा सेट डॉट हेड कॉल करूँ, हेड मतलब कि शुरुआत का जो 5 डेटा है वो आपके पास में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे डेटा सेट डॉट हेड को यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे जो पहले एनएन लिख के आ रहा था पर्पस में मिसिंग डेटा में, अब वो यहाँ पे लिख के आ रहा है नॉट, ठीक है? अब हमको पता नहीं क्या पर्पस है, खाली है वो, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे डाल दिया है नॉट, ओके? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है हम लोगों को? तो अगले स्टेप में अब हम लोगों को ये जो स्टार्ट और एंड डेट है, इसका टाइम जो है, इसका जो फॉर्मेट है इसको बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि अभी जो इसका फॉर्मेट है वो कैसा है? ऑब्जेक्ट टाइप का है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको बदल के हम लोगों को क्या करना है? डेट टाइम के फॉर्मेट में इसको डालना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा सेट हमारे इसका नाम है। इसके अंदर जो मेरा स्टार्ट डेट और एंड डेट नाम से मेरे पास कॉलम का नाम है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टार्ट डेट, ठीक है? स्टार्ट डेट यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद स्टार्ट डेट एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ स्टार्ट डेट और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं इक्वल्स टू। अब इसको हम लोगों को बदलना है डेट टाइम फॉर्मेट में। तो डेट टाइम फॉर्मेट में बदलने के लिए पांडास लाइब्रेरी जो है आपकी, इसलिए मैंने लिखा पीडी डॉट, इसके अंदर होता है डेट टाइम फ्रेम, तो पीडी डॉट टू डेट टाइम, ये हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। ये क्या करता है? डेट टाइम के फॉर्मेट में बदलने के लिए मदद करता है। तो यहाँ मैं लिख ली हूँ डेट टाइम। इसका डेट टाइम बदलना है आपको, तो ये जो डेटा सेट है, इसके अंदर जो आपका ये स्टार्ट डेट वाला कॉलम है, इसका हम लोग को बदलना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्टार्ट अंडरस्कोर डेट, ठीक है? ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टार्ट डेट। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ होती है एरर्स इक्वल्स टू, क्या मतलब होता है? मैं इसका अभी जस्ट आपको समझाऊँगी। कोड की हर एक लाइन मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एरर्स इक्वल्स टू कोर्स करके। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई गलत डेट वैल्यू है, राइट? अगर कोई गलत है मतलब कोई डेट की वैल्यू है और वो गलत है, तो उसको ये क्या करता है? इसको ये क्या करता है? ठीक करने में मदद करता है। उसकी जगह नॉट अ टाइम एनएटी वैल्यू डाल देता है, इसका मतलब नॉट अ टाइम। अब जैसे मान लो कि हम लोगों को पता है कि सुबह के लाइक सुबह के जो टाइम चालू होता है, राइट? 6 बजता है, 12 बजता है, दिन के 12 बजते हैं, रात के 12 बजते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हम कोई अलग से टाइम बता दे रहे हैं, या फिर अगर हम लोग लाइक इंडियन रेलवेज़ के अकॉर्डिंग भी टाइम देखें, तो 1 बजता है, उसके बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे टाइमिंग शुरू हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि 26 आ गया, राइट? तो ये तो नहीं होता, ये कोई एक फ़ीज़िबल टाइम है ही नहीं। तो ऐसे अगर कोई गलत टाइम इस डेटा के अंदर होगा, तो अगर हम लोग एरर्स इक्वल्स टू कोर्स कर देंगे, तो वो ऐसे गलत डेटा को क्या करेगा? एनएटी वैल्यू डाल देगा और उसको हटाने में मदद करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लिखा है। अब ये चीज़ जो आपने इस स्टार्ट डेट के साथ में की है, सेम कोड हम लोगों को किसके लिए करना है? एंड डेट को भी चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस कोड को कंट्रोल ए, कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी किया है और इसके बाद कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर रही हूँ। अब जहाँ-जहाँ पे भी स्टार्ट डेट है, इसको मैं जाके क्या कर दूँगी? एंड डेट कर दूँगी क्योंकि इन दोनों कॉलम्स को मुझे चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड डेट, यहाँ पे भी जहाँ स्टार्ट डेट था, इसको मैं यहाँ पे जाके चेंज कर दूँगी। इसको मैंने लिखा एंड डेट, राइट? अब इसके बाद फाइनली इसको हम जाके इस कोड को रन करते हैं। तो इट इज शोइंग डेट सेट नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे कहीं पे दिखा रहा है डेटा सेट नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमसे गलती हुई है, डेटा सेट होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसके कारण ये एरर है। अब स्पेलिंग सही हो गई तो एरर यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना रहेगा डेट टाइम का फॉर्मेट। तो अब हमने फॉर्मेट तो बदल दिया, अब देखते हैं कि बदलाया है या नहीं फॉर्मेट असल में। तो मैं यहाँ पे डेटा सेट डॉट इन्फो लिखती हूँ और इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। अब देखते हैं, तो अब देखो पहले क्या था, इन दोनों में ऑब्जेक्ट दिखा रहा था, अब यहाँ पे आ गया डेट टाइम, ठीक है? अब एक चीज़ और करेंगे, क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग 2 नए और कॉलम्स को बनाएँगे। यहाँ पे एक कॉलम क्या होगा, जो हम लोगों को प्रॉपर जो डेट है, राइट? कौन-सी डेट में स्टार्ट हुआ है, ये हम लोगों को बताए और यहाँ पे देखो टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? तो मैं चाहती हूँ टाइम यहाँ पे अलग से एक कॉलम में आ जाए। इन दोनों कॉलम्स को हमको क्या करना है, यहाँ पे तैयार करना है।
जो हमको प्रॉपर टाइम भी यहाँ पे बता पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और नए कॉलम्स को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए कैसे कॉलम्स को आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डेट टाइम। डेट टाइम एक पहले से मॉड्यूल होता है यहाँ पे बना बनाया इस लाइब्रेरी के अंदर। इसके अंदर से इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम को। इसके बाद ये जो हमारा डेटा सेट है, इसके अंदर हम एक कॉलम बनाएँगे, इसका नाम रखेंगे डेट नाम से एक कॉलम होगी और एक कॉलम बनाएँगे उसका नाम होगा टाइम। यहाँ पे जो मैं पर्पज़ के बाद ये जो यहीं तक है अभी पर्पज़ तक दिया है, मैं बोल रही हूँ कि और 2 हम लोग नए कॉलम्स बनाएँगे। एक कॉलम का नाम होगा डेट और दूसरे कॉलम का नाम होगा टाइम, ताकि डेट अलग से लिख के आए और ये जो टाइम है, ये यहाँ पे अलग से लिख के आए। इसीलिए हम ये 2 नए कॉलम्स को बना रहे हैं। तो चलो पहला कॉलम बना रहे हैं हम लोग डेट नाम से। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी पीडी डॉट डेट टाइम इंडेक्स, ठीक है? ये फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे डेट टाइम इंडेक्स और इसके अंदर क्या डालेंगे, डेटा सेट हमारे पास ऑलरेडी है। इस डेटा सेट के अंदर हमारा जो कॉलम है उसका नाम है स्टार्ट डेट। तो मैं यहाँ पे कैप्स में है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टार्ट डेट, ठीक है? अब ये स्टार्ट डेट है तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को प्रॉपर तरीके से क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे डेट डॉट डेट, ठीक है? मैं इतना केवल रन करके अभी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे डेटा टाइम बोल गया। ओके, यहाँ पे डेटा टाइम नहीं फ्रॉम डेट टाइम होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक के कारण एरर है। डेट की स्पेलिंग गलत हो गई थी इसलिए एरर है। अब इसको हमने क्लियर कर लिया। अब मैं जैसे यहाँ पे डेटा सेट डॉट हेड को अगर कॉल करती हूँ, ब्रैकेट शुड बी क्लोज। तो अब देखो तुम एक नया कॉलम और बन के आ गया है। इसमें क्या दिया है, आपका डेट जो है यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, राइट? ये कॉलम मेरे पास बन के आ गया। इसी तरीके से एक और कॉलम बनाना चाहती हूँ, जिसका नाम क्या हो? जिसका नाम हो टाइम। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सेम जो ऊपर कोड लिखा है वही चीज़ें लिखनी होगी। मेरा लिखने में टाइम ना जाए, समझाने में आपको टाइम जाए इसलिए मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जब करोगे तो खुद से कोड को टाइप करना। जितना टाइप करोगे उतना याद होती जाती हैं चीज़ें, उतना प्रैक्टिस होते जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे अगले कॉलम का नाम हो टाइम और ये जो हो वो स्टार्ट डेट के लिए हो और यहाँ पे अब मेरे को चाहिए ये कौन से फॉर्मेट में? आवर के फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ लिख दिया आवर। अब इसके बाद मैं डेटा सेट को यहाँ पे रन करूँगी, तो यहाँ पे देखो आ चुका है। अब आपका अलग से कॉलम बन गया डेट नाम से और अलग से कॉलम बन गया टाइम नाम से। तो ये जो एक साथ था वो अब अलग-अलग हो गया। यहाँ पे बाकायदा अलग से डेट है और अलग से टाइम दिया हुआ है, राइट? यहाँ तक हमको समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे, अब एक चीज़ और करेंगे। क्या करेंगे? कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैसे? अब देखो, हम लोग ये तो नहीं बोलते हैं ना ज़्यादातर कि 6 बजे कोई राइड है, तो 6 तो सुबह का भी बज सकता है, शाम का भी बज सकता है। तो कैटेगरी क्या होती है कि मॉर्निंग की राइड थी, ठीक है? आफ्टरनून की राइड थी या फिर इवनिंग की राइड थी या फिर रात की राइड थी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे एक और नया कॉलम बनाऊँगी। उस कॉलम में क्या होगा, उसमें यही होगा कि हम ये जो टाइम है, ये जो कैटेगरी हम लोग बना रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और नया कॉलम बनाऊँगी, इसका नाम लेट्स सपोज़ मैं नाम रख देती हूँ डी नाइट। तो यहाँ पे कौन-सी राइड कितने टाइम थी? अब जैसे देखो, सुबह का जो टाइम होता है, मतलब सुबह से लेके सुबह के 10 बजे तक, ये टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉर्निंग टाइम बोलते हैं, राइट? अब लेट्स सपोज़ 10 बजे से सुबह दोपहर के 3 बजे तक, ये हो गया आपका आफ्टरनून का राइड, ठीक है? अब उसके बाद शाम के 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, ये टाइम हो गया आपका इवनिंग का और फिर 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, ये टाइम आपका हो गया नाइट का। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैटेगरी में बना के अब डिवाइड करेंगे। कैसे बनेगी कैटेगरी? तो चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और नया कॉलम बनाऊँगी डेटा सेट जिसके अंदर और उसका नाम मैं रखूँगी यहाँ पे एक और नए कॉलम का डे नाइट नाम से मैं इसका नाम रखूँगी, ठीक है? तो मैं क्या कर रही हूँ इस डेटा के अंदर, इस डेटा सेट के अंदर एक और नया कॉलम बना रही हूँ। कॉलम का नाम क्या रखूँगी? डे नाइट। तो मैं यहाँ पे डे नाइट नाम से मेरे अपने कॉलम का मैं नाम रख रही हूँ, ठीक है? अब इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पीडी डॉट कैटेगरी बनाना है तो पीडी डॉट CUT फंक्शन को हम लोग लगाएँगे x इक्वल्स टू डेटा सेट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इस डेटा सेट के अंदर हमको चाहिए क्या? टाइम, ठीक है? टाइम ये वाला जो हमारे कॉलम बना है ना, ये वाला कॉलम, ये टाइम, ये वाले कॉलम को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि टाइम के बिना तुम कैसे कैटेगराइज़ कर पाओगे कि सुबह या रात है? तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइम, कॉमा। अब बिन्स यहाँ पे लिखेंगे कि क्या हम लोग बिन्स जो है वो देना चाहते हैं, राइट? बिन्स का मतलब क्या होता है? टाइम फ्रेम
कि मतलब जैसे सुबह के 10 बजे से, जैसे मैं यहाँ पे बिन्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, सुबह से लेके मतलब रात के 12 बजे के बाद से लेके सुबह का 10 बजे तक मॉर्निंग का टाइम होगा। 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, 3 मतलब 15 होता है, ठीक है? इसका मतलब 15 तक मतलब 3 बजे तक हमारा आफ्टरनून। उसके बाद 19 मतलब शाम के 7 बजे तक इवनिंग का समय, और फिर शाम के 7 बजे के बाद 24 मतलब कि रात के 12 बजे तक हो गया नाइट। ये मैंने यहाँ पे बिन्स यहाँ पे दे दिया। अब इन बिन्स का लेबल क्या होगा? तो पहला लेबल जो होगा हमारा, यानी कि मतलब जब रात में 12 बज जाता है, हम बोलते हैं अगला दिन लग गया ना, तो अगले दिन से लेके सुबह के 10 बजे तक का जो टाइम रहेगा, इसको हम मॉर्निंग लेबल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लेबल्स लेबल्स होना चाहिए एस इक्वल्स टू, पहला लेबल मैं यहाँ पे दूंगी मॉर्निंग का, ठीक है? मॉर्निंग मैंने यहाँ पे लिखा। अगला लेबल जो मैं दूंगी वो रहेगा मेरा आफ्टरनून का, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आफ्टरनून। फिर देन अगला लेबल जो मैं यहाँ पे दूंगी, मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, देन इवनिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इवनिंग। फिर अगला लेबल क्या होगा आपका? ऑब्वियसली नाइट। ये लेबल हम लोग यहाँ पे इसको दे चुके हैं, ठीक है? ये यहाँ पे हम लोग कोड को रन करते हैं। सो इट इज शोइंग सर्टेन सिंटेक्स एरर। यहाँ पे सिंटेक्स एरर इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए हैं। तो चलिए इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं जो कॉलम हम बनाना चाह रहे थे वो कॉलम यहाँ पे बन के आया या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेटा सेट डॉट हेड। इसके बाद इसको हम रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी यस, हम जो कॉलम चाह रहे थे वो बन के आ गया है। और जैसे अब यहाँ पे 21 है, यानी कि रात के 9 बजे, तो यहाँ पे प्रॉपर कैटेगरी आ गई है नाइट, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पे सारी चीजें आपके पास में अब प्रॉपर तरीके से अरेंज हो चुकी है। अब क्या करना है, एक चीज हम लोगों को और करना है यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग में, कि जितनी भी यहाँ पे नल वैल्यूज है, राइट, जिसमें मिसिंग वैल्यूज है डेटा का, इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उसको ड्रॉप करना चाहते हैं। तो एक लाइन लिखनी और पड़ेगी कोड की में, डेटा सेट डॉट ड्रॉप एनए, यानी कि जो भी नल वैल्यूज है उसको रिमूव करने के लिए, और इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, ताकि ये हट जाए ये वैल्यूज। तो मैंने यहाँ लिखा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, इसको रन कर लेते हैं। इट इज शोइंग सर्टेन इनवैलिड सिंटेक्स, लेट्स जस्ट चेक व्हाट सॉर्ट ऑफ सिंटेक्स एरर इट इज। यहाँ पे लग चुका है गलती से, इसलिए यहाँ पे एरर था, ये हट चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार देखें डेटा सेट डॉट शेप करके, तो यहाँ पे जो नल वैल्यूज थी वो यहाँ से हट चुकी है। अब हमारा शेप जो है वो आ गया है कि अब इस डेटा में 403 रोज है और यहाँ पे 10 कॉलम्स हमारे पास आके अवेलेबल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना है, डेटा विजुअलाइजेशन पे काम करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला था हमें, कि कौन सी कैटेगरी में लोग सबसे ज्यादा उबर राइड बुक करते हैं। तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि कैटेगरी नाम से हमारे पास कॉलम है। एक कैटेगरी दिख रही है बिजनेस, हो सकता है और भी कैटेगरीज हो। कौन सी कैटेगरी में लोग सबसे ज्यादा उबर राइड्स बुक करते हैं, तो इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे विजुअलाइजेशन अब हमारा शुरू होता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी प्रॉपर दे देती हूँ, डेटा विजुअलाइजेशन, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हैश लगा के यहाँ पे हमें मार्कडाउन सेलेक्ट करना है, एंड दिस इज आवर हेडिंग। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी कैटेगरी के लिए लोग सबसे ज्यादा उबर राइड्स बुक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ के फॉर्मेट में इसको बनाएंगे, एक ऐसा ग्राफ जिसमें जो भी कैटेगरी सबसे ज्यादा हो वो हम लोगों को इजीली यहाँ पे पता चल पाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसको, अगर हम लोग को प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पीएलटी डॉट फिगर, हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। और ये जो फिगर है ये हम लोग दो प्लॉट्स यहाँ पे बनाएंगे। दो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक साथ ले रही हूँ सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी कैटेगरी में लोग सबसे ज्यादा बुक करते हैं और कौन से पर्पस के लिए बुक करते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे दो सब प्लॉट्स बना सकते हैं। तो मैं दो क्वेश्चंस को एक साथ एक डायग्राम में बना के दिखाना चाहती हूँ। क्या बोलना चाह रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ रहेगा आपका कैटेगरी के लिए हम लोग बनाएंगे, और दूसरा ग्राफ बनाएंगे पर्पस के लिए। ये दोनों ग्राफ जो होंगे हमारे बार ग्राफ्स होंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग ग्राफ्स बनाएंगे। और जो भी ग्राफ ज्यादा होगा हमको पता चल जाएगा इस कैटेगरी के लिए लोग सबसे ज्यादा उबर राइड्स बुक करते हैं और इस पर्पस के लिए। तो दो सब प्लॉट्स हम लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पीएलटी डॉट फिगर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिगर का जो साइज होगा इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिग साइज। ये जो साइज है, लेट्स सपोज फिगर साइज इक्वल्स टू 20,5 मैं यहाँ पे फिगर का साइज रखना चाहती हूँ, ठीक है? ये हमारे पास बन के फिगर का साइज आ रहा है। अब मेरे को सब प्लॉट बनाना है, इसमें मैं दो प्लॉट बनाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पीएलटी डॉट सब प्लॉट, क्योंकि दो ग्राफ बनाना है। तो 1
1, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 2 ग्राफ्स बनाना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए। इस तरीके से भी आपको ये ऐसा रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी में मैं सबसे पहले बनाऊंगी सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज करूंगी, इसलिए मैंने लिखा यहाँ एसएनएस। पहला प्लॉट जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, जो हमें बार की तरह दिखे, जिसमें नंबर्स भी आ जाए, वो है हमारा काउंट प्लॉट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। क्यों काउंट प्लॉट ही लियो मैम आप? तो इसका रीजन ये है, अभी जिस ग्राफ बन के आएगा तो तुमको पता चलेगा कि कितना काउंट है। हमको यही तो निकालना है ना, सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी के लिए लोग उबर बुक करते हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मतलब एक कोई ना कोई नंबर ही होगा। जैसे 1500 लोग जो है, लेट्स सपोज 1000 लोग जो है वो उबर राइड बुक करते हैं, किसके लिए? ऑफिस जाने के लिए। हो सकता है 500 लोग उबर राइड बुक करते हो किसी और के लिए, तो नंबर चाहिए हमको। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है काउंट प्लॉट, ताकि वो हमें काउंट करके नंबर्स बता पाए। तो मैंने यहाँ लिखा sns.countplot। इसके अंदर जो हम डेटा बनाना चाहते हैं, डेटा सेट यहाँ पे लिखूंगी। कैटेगरी वाला कॉलम हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? कैटेगरी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगी। अब इसके बाद इसको अगर रन करके देखोगे तो इस तरीके से देखो, 2 कैटेगरीज आपके पास यहाँ पे बन के आई है। एक कैटेगरी है आपका बिजनेस और एक है पर्सनल। तो अब मैं यहाँ पे अगर इस काउंट प्लॉट को देखूं तो आराम से देख के बता सकते हैं कि बिजनेस कैटेगरी के लिए लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं उबर का, पर्सनल कैटेगरी के लिए कम यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ रहा है यहाँ तक हमें? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी अगर आपको लिखनी है, मतलब ये एक्स एक्सिस का अगर मैं रोटेट करके लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं plt.xfix, भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे स्मॉल में लिखना है plt.xfix, और इसमें रोटेशन हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इसको रोटेट करके आपको लिखना है, रोटेशन इक्वल्स टू 90 डिग्री में हमने यहाँ पे रोटेशन चाहते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 90। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपका कैटेगरी बन के आ गया और यहाँ पे आपका काउंट लिख के भी अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, 90 डिग्री में ऑलरेडी पहले से है। तो एक ग्राफ ये हमारा बन चुका है। अब इसी में अब पर्पस, मतलब पहला जो हमारा क्वेश्चन था, ये हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए लोग सबसे ज्यादा उबर राइड बुक करते हैं। तो बिजनेस कैटेगरी के लिए लोग सबसे ज्यादा उबर राइड बुक करते हैं। ये कंक्लूजन हमने यहाँ तक निकाल लिया। अब कौन से पर्पस के लिए करते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक और सब प्लॉट अगर बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी plt.subplot। अब इस सब प्लॉट के अंदर मैं लिखूंगी 1,2,2। मैम ये क्या लिख रहे हो 1,2,2? तो पहले वाले में देखो, मेरे को पहला प्लॉट बनाना था तो मैंने 1,2,1 लिखा था। इसका मतलब 1 2 तो हमारे ऑलरेडी एक्सेस यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं। पहला प्लॉट बनाना है इसलिए मैंने लिखा यहाँ 1। अब दूसरा प्लॉट बनाना चाहती हूँ इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ 2। तो 1,2,2। अब जो ग्राफ हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, वो कौन सा ग्राफ बनाना है? तो ये भी हम लोग काउंट प्लॉट बनाएंगे, ताकि वो अपने आप काउंट करके बता पाए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ sns.countplot। अब इस काउंट प्लॉट के अंदर है डेटा सेट। अब इस डेटा सेट के अंदर जो हमारा कॉलम है, इस बार हम जो कॉलम लेंगे वो लेंगे पर्पस वाला कॉलम, क्योंकि कैटेगरी वाला ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला पर्पस। अब इसको अगर मैं सिंपली रन करूं यहाँ पे जाके, तो अब देखो 2 ग्राफ्स बन के आ गए। पहले सिर्फ एक था, अब यहाँ 2 ग्राफ बन के आ गए हैं। कैटेगरी में अगर हम देखें तो बिजनेस कैटेगरी के लिए लोग सबसे ज्यादा उबर को यूज करते हैं, ना कि पर्सनल कैटेगरी के लिए। ये हमको यहाँ से समझ में आया। दूसरे ग्राफ में अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखें, तो यहाँ पे नॉट जो है, आपको पता है कि NaN वैल्यूज नल वैल्यूज थे, इसलिए इसको हमने नॉट नाम से लिख दिया था। अब इसमें अगर हम लोग जाके देखें तो सबसे ज्यादा लोग जो यूज करते हैं उबर को, मीटिंग के लिए यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कैटेगरी आपकी बिजनेस सबसे ज्यादा है, तो लोग उबर का किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? मीटिंग्स के लिए यूज करते हैं। मीटिंग के बाद और किसके लिए यूज होता है? तो सेकंड नंबर में है मील या फिर एंटरटेनमेंट के लिए, उनको कहीं जाना होता है तो उबर बुक करते हैं। कस्टमर विजिट के लिए फिर यूज करते हैं। फिर उसके बाद सप्लाईज के लिए यूज करते हैं, टेम्पररी साइट में जाने के लिए और ऑफिस में जाने के लिए। तो इसका मतलब उबर सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी के लिए होती है? बिजनेस कैटेगरी के लिए। और कौन से पर्पस के लिए लोग सबसे ज्यादा उबर को बुक करते हैं? मीटिंग्स में जाने के लिए उबर का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जिनके हमको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आंसर करना था, किस लिए यूज होता है, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया। पहले का आंसर आया बिजनेस कैटेगरी, दूसरे का आंसर आया मीटिंग। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से टाइमिंग के लिए लोग सबसे ज्यादा उबर को बुक करते हैं, किस लाइक मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए। अब ये हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे इस चीज को? तो चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं कि कौन से टाइमिंग के लिए लोग उबर को बुक करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे sns.countplot।
ताकि ये हमको इजिली काउंट करे और अपने हिसाब से बार्स बना के दिखा दे। तो एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट। अब डेटा सेट के अंदर सुबह जाते हैं, रात में बुक होता है, इसके लिए हमारे पास कौन सा कॉलम है? डे नाइट वाला कॉलम है, इसीलिए इस डे नाइट कॉलम को हमने बनाया था। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डे नाइट, ये हमारा कॉलम हो गया। इस डे नाइट वाले कॉलम के अंदर हम लोग काउंट प्लॉट को बना के देखेंगे। अब इसको सिंपली अगर मैं रन कर दूं तो ये हमारे पास बनके सिंपल सा एक ग्राफ आ चुका है। इसमें आप देख सकते हो कौन से टाइम के लिए उबर सबसे ज्यादा बुक होता है। तो उबर सबसे ज्यादा आफ्टरनून के टाइम में बुक होता है, देन इवनिंग के टाइम पे, देन नाइट के टाइम पे। मॉर्निंग के टाइम पे उबर लोग सबसे ज्यादा कम बुक करते हैं। तो ये भी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था कि किस समय में सबसे ज्यादा काउंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऑलमोस्ट 140 लोग जो है वो आफ्टरनून के लिए बुक करते हैं, 120 लोग जो है इवनिंग के टाइम करते हैं, अप्रोक्सीमेट 70 लोग जो है नाइट के टाइम करते हैं, और मॉर्निंग के टाइम पे 50 के अराउंड लोग जो है वो उबर बुक करते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा उबर बुक होती है आफ्टरनून के टाइम पे। तो यहाँ पे हमारे हमसे पूछा गया था कि कौन से टाइम पे उबर सबसे ज्यादा बुक होती है, तो दैट इज द आफ्टरनून वाला टाइम। 3 क्वेश्चंस अभी हमारे यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को अब मंथ एनालाइज करना है कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें सबसे कम लोग उबर को बुक करते हैं। तो अब हम लोगों को इसके बारे में देखना है। तो मंथ एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा डेटा सेट वाला कॉलम है, इसमें हम लोगों को अब एक और नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम हो मंथ। कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। तो हमें ना 2 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा महीना है जहाँ पे सबसे कम उबर बुक होती है, और वीक में ऐसा कौन सा डे है जहाँ पे सबसे ज्यादा उबर बुक होती है। तो मैं क्या करूंगी कि अगर मैं अपने डेटा सेट को अभी जाके देखूं, सो लेट मी जस्ट राइट हियर डेटा सेट डॉट हेड में यहाँ पे लिखती हूँ, रन करते हैं। तो देखो अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 और नए कॉलम्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। अभी ये जो डेट है हमारे पास, इससे मंथ मेरे को पता चल जाए, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें मंथ आ जाए। ठीक है, जनवरी फरवरी। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि जैसे 1 जनवरी यहाँ पे है, राइट? तो 1 जनवरी को कौन-सा दिन था? क्योंकि हफ्ते में कौन-सा दिन हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे मेरे को एक और कॉलम को और नया बनाना पड़ेगा, जहाँ पे मेरे को क्या पता चले, जहाँ पे मेरे को डे के बारे में पता चले, राइट? कि मतलब कौन-सा पर्टिकुलर डे था, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, वो हम लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन कॉलम्स को हम लोग यहाँ पे बनाएँगे। तो इसके लिए नए 2 कॉलम्स को यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसका काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मंथ को एनालाइज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर मैं एक और नया कॉलम बनाऊँगी जिसका नाम होगा मंथ नाम से, ठीक है? मैं मंथ नाम से एक और नया कॉलम बना रही हूँ। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीडी डॉट डेट टाइम वाला जो हमारा इंडेक्स है, इसको हम लोग यहाँ कॉल कर लेंगे पीडी डॉट डेट टाइम इंडेक्स फंक्शन को, जैसे पहले हमने किया था। इसके बाद ये जो स्टार्ट डेट है ना? इसके अंदर से हम लोग निकालेंगे स्टार्ट अंडरस्कोर डेट, और स्टार्ट डेट जो हमारा कॉलम है इसके अंदर से हम लोग को क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टार्ट डेट, ब्रैकेट प्रॉपर क्लोज करेंगे, स्टार्ट डेट ब्रैकेट, यहाँ पे लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, ब्रैकेट प्रॉपर क्लोज हुआ, डॉट लगाएंगे, इसके अंदर से चाहिए हमें मंथ। ठीक है, अब मंथ जो है लेबलिंग करना पड़ेगा कि कौन से मंथ को आप क्या देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथ लेबल नाम से एक और वेरिएबल बनाऊंगी, मंथ अंडरस्कोर लेबल। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे एक डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे होंगे। इस डिक्शनरी में 1.00 अगर लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 देन डॉट जीरो, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा है तो इसका मतलब पहला महीना जो होता है दैट इज द जनवरी का मंथ। ठीक है, फिर उसके बाद फरवरी के लिए लिखना है तो 2.0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2.0, कहीं पे अगर लिखा है तो यहाँ पे कोलन आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा की, और इसके अंदर वैल्यू डालना है, तो की वैल्यू पेयर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो ये आ गया जनवरी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लोग अगर 2.0 कहीं पे भी होगा, इसका मतलब वो कौन सा मंथ है, फेब्रुवरी का मंथ है। ठीक इसी तरीके से हम लोग पूरा अप टू कहाँ तक लिखेंगे, लाइक दिसंबर तक इसको फिल आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से कोड लिखा हुआ है, तो मैं बहुत टाइम टेकिंग ना हो, इसलिए मैं इसको सिंपली क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। सो आई एम सिंपली जस्ट कॉपिंग दिस। आप लोग मत करना कॉपी, खुद से कोड लिखना, आदत प्रैक्टिस में आना चीजें जरूरी है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग हियर, लेट मी जस्ट कॉपी दिस।
कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड हियर कंट्रोल वी। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा देती हूँ। पीडी डॉट डेट टाइम इंडेक्स डेटा सेट स्टार्ट डेट यहाँ पे था हमारा। इसके बाद हर मंथ को यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी में क्या बनाए हैं, ताकि यहाँ पे 1.0 है, इसका मतलब जनवरी महीना है, 2.0 है मतलब फरवरी, 3.0 है मतलब मार्च, ऐसे करके अप टू दिसंबर तक। अब वापस से डेटा सेट में हम लोग क्या करेंगे, इस मंथ लेबल को भी इसके साथ मैप कर देंगे। इसलिए मैंने मैप फंक्शन का यूज किया, ताकि मंथ जो है इसके साथ में मैप हो पाए। और फिर फाइनली हम लोग ने यहाँ पे MON नाम से एक वेरिएबल बनाया और डेटा सेट के अंदर मंथ वैल्यू काउंट्स डाल दिया, और यहाँ पे हर मंथ को ये काउंट करके अब हमको देगा। तो इसको मैं रन करूं और यहाँ पे मैं जाके लिखूं डेटा सेट डॉट हेड, डेटा सेट डॉट हेड यहाँ पे लिख लेते हैं, रन करते हैं। सो यार वी कैन सी कि मंथ नाम से कॉलम बन के आ गया है। और यहाँ पे देखो जनवरी महीना 1 है, तो जनवरी महीना यहाँ पे आपको दिखाना शुरू हो गया है। तो जो कॉलम हम बनाना चाहते थे वो अब बन के आ चुका है। तो अब हम लोगों को ये निकालना है कि मंथली राइट सबसे कम जो है कौन से महीने में हुई है, वही तो क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो DF इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम में यहाँ पे लगाऊंगी, और इसके अंदर जो हमारी मंथ की वैल्यूज है इसको हम लोग डालेंगे। मैं भी समझा रही हूँ, बहुत परेशान मत होना कि ये क्या अचानक से हो रहा है, बहुत इजी कोड है, लेकिन मैं पहले लिख लेती हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो आपको। तो यहाँ पे हमने एक बेसिकली इसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में हम लोग इसको डालना चाहते हैं। सो लेट मी जस्ट यूज हियर द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है। सो मैं यहाँ पे कोड पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है कर्ली ब्रेसेस हमने लिखाया, मंथ्स में मंथ की जो वैल्यूज है वो, और वैल्यू काउंट में हम लोग ग्रुप बाय लगा रहे हैं, ताकि जितने भी लाइक, अब देखो हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा मंथ था जिसमें लोग सबसे कम बुक किए राइड्स को, राइट। तो ये जो कितने माइल्स चला है उसका अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम निकालेंगे, मतलब हर मंथ के मैक्सिमम माइल्स का वैल्यू निकालेंगे और हर मंथ का टोटल निकालेंगे, तो हमको पता चलेगा ना कि कितने, ऐसा कौन सा महीना था जिसमें सबसे कम जो कैब्स है वो बुक हुए हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग कितने, अब तुम कोई भी डिस्टेंस के लिए बुक करोगे तो हर एक मंथ में कुछ माइल्स तो जाएगा ही, राइट। जैसे मान लो कि जो जनवरी मंथ है उसमें 600 माइल्स चली है, हो सकता है फरवरी मंथ में 700 माइल्स चली हो उबर कैब्स, तो वो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लाइन प्लॉट बनाना चाहती हूँ, मंथ्स और वैल्यू काउंट हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे लाइन प्लॉट हमारे पास बन के आएगा। मैं एक बार कोड रन करके दिखाती हूँ तो तुम्हें और इजीली समझ आएगा। ये कोड हम बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे मंथ्स देखो, जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हम लोगों को बता रही है मंथ्स का काउंट, और ये जो यहाँ पे ये जो लाइन है आपकी, जो आपकी हम बोल सकते हैं डॉटेड लाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है, डैश लाइन, ये आपको बता रही है वैल्यू काउंट। वैल्यू काउंट मतलब कि हर महीने में कितने माइल्स जो है आपकी गाड़ी जो है वो यहाँ पे चली है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मंथ्स, हमको बेसिकली फोकस करना है कि कौन से महीने पे ऐसा महीना है जहाँ पे उबर राइड्स जो है वो कम बुक होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखें, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो जनवरी फरवरी वाला महीना आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो डाउनफॉल हम लोगों को दिख रहा है नवंबर दिसंबर वाले टाइम पे, ये ऐसे डाउनफॉल्स हैं जहाँ पे आप अगर ये देखोगे तो ये एनालाइज करोगे। इसके साथ ही अगर ये जो काउंट वाला आपका प्लॉट है, इसको भी अगर आप देखोगे तो ये ऐसा टाइम है जनवरी फरवरी वाला टाइम, और ये जो ऐसा नवंबर दिसंबर का टाइम है जहाँ पे ग्राफ ऐसे गिरता हुआ हमको यहाँ पे दिख रहा है। दैट मीन्स कि जो ठंड वाला मौसम है, ये जो ठंड वाला टाइम है, इस समय में जो राइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे बुक हुई है। और ये जो डेटा है ये बेसिकली यूएस बेस्ड डेटा है, और वहाँ पे ऑलरेडी स्नोफॉल वाला टाइम होता है, तो हम इससे एक लाइक रफ इवैल्यूएशन अगर निकाल के दिखाना चाहें, सो वी कैन से दैट कि बहुत इर्रेगुलर कर्व है, लेकिन जो टाइम हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कौन सा टाइम, नवंबर दिसंबर जनवरी वाला ये जो टाइम है ठंड वाला, इस समय में उबर राइड्स इन महीनों में कम यहाँ पे बुक हुई है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसको भी हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन था कौन से महीने में, तो यहाँ पे हमारा मंथ है जनवरी, दिसंबर वाला जो मंथ है यहाँ पे, दिसंबर नवंबर जनवरी नवंबर दिसंबर, इस महीने में सबसे ज्यादा राइड्स जो है वो कम बुक हुई है, ये हमने निकाल लिया। अब वीक भी निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और नया कॉलम बनाना पड़ेगा। इस कॉलम का नाम होना चाहिए वीक, राइट। मतलब अभी मैं तुम्हें अगर डेटा सेट डॉट हेड यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, रन करूँ, तो अभी देखो मंथ के लिए हमने बनाया था। अब इसी तरीके से वीक नाम से यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे हम लोग यहाँ पे वीक बनाएँगे इसको देखते हैं।
तो जैसे मंथ बनाया था वैसे ही वीक बनाएंगे। डेटा सेट है, इसके अंदर एक और नया कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम का नाम हम लोग रख देते हैं डे, क्योंकि वीक के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन सा डे है ये हम लोगों को यहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो डेटा सेट और यहाँ पे मैंने लिखा डे। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे डेटा सेट डॉट, ये जो हमारे पास स्टार्ट डेट नाम से हमारा कॉलम है इसको लेंगे, और इस स्टार्ट डेट के अंदर हम हर डेटा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वीक डे में। dt डॉट, तो यहाँ पे डॉट dt डॉट वीक डे, मतलब अब ये वीक डे में कन्वर्ट करेगा। अब वीक में हमें लेबल देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेटा लेबल। जैसे मंथ के लिए लेबल दिए थे ना, जनवरी फर्स्ट मंथ है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे सबसे पहले एक क्या, डिक्शनरी। अब ये जो डिक्शनरी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हुई है, लेट मी जस्ट राइट दिस हियर। अब ये डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, अगर कहीं पे भी जीरो है लिखा इसका मतलब मंडे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल मैंने लिया जीरो। अगर कहीं पे भी तुम्हें जीरो लिखा दिखे, कोलन है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इसको मंडे कंसिडर करेंगे, ओके। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है वन, इसका मतलब दैट इज ट्यूसडे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्यूसडे, TUES, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है, अगर कहीं पे लिखा है टू, तो कोलन लगाएंगे, और टू मतलब हो गया आपका वेडनेसडे। ठीक इसी तरीके से अगर थ्री है, कोलन, दैट मीन्स थर्सडे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ THUR। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप सबके लिए लिखते जाओगे, बनाते जाओगे। फोर है तो इसका मतलब होगा फ्राइडे, तो फोर कोलन Friday, then comma 5, then colon, that is Saturday, then comma 6, colon, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे Sunday। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारे पास डिक्शनरी का ये जो लेबल था ये हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, ओके। अब नेक्स्ट काम क्या है, अब नेक्स्ट काम है कि इस डेटा सेट के अंदर देखना है हमें इस डे नाम के कॉलम को, तो यहाँ पे मैं डे लिख देती हूँ। उसके बाद इक्वल्स टू डेटा सेट, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे इस डे वाले कॉलम के अंदर, डे हमारे पास कॉलम का नाम है ना, सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर डे, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस एंड राइट दिस टू डे, ठीक है। ये नाम से तो कॉलम बनाना है हम लोगों को। इसके बाद यहाँ पे इसको मैप करेंगे इस लेबल के साथ में, तो डॉट मैप, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी डे अंडरस्कोर लेबल। क्यों मैप कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये डे हम लोगों को डे नाम से कॉलम बनाना है। अब इसके अंदर ये जो है कि मतलब टू अगर लिखा है तो वेडनेसडे होना चाहिए, अगर पांच लिखा है तो सैटरडे होना चाहिए। इसको हम लोगों को इन दोनों को मैप करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डॉट मैप और इसके अंदर पास किया डे लेबल को। अब जाते हैं इसको रन करके देखते हैं। अब इसके बाद इट इज शोइंग सर्टेन एरर, लेट्स जस्ट चेक क्या एरर है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है डे लेबल में डे लेबल इज नॉट डिफाइंड, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है जीरो, देन मंडे, देन वन कॉमा ट्यूसडे, 2 3 4 सैटरडे एंड संडे, राइट। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है वो सही तरीके से हम एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे डेटा लेबल है, नाम का गलती है, यहाँ पे हमने लिखा है डेटा लेबल और यहाँ लिखा है डे लेबल, इसलिए गलत बता रहा है। तो इसको एक काम कर लेते हैं, डे लेबल ही कर लेते हैं। अब यहाँ से एरर हट गया है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के कारण। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा सेट डॉट हेड, लिख के देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो अब देखो तुम, एक और नया कॉलम तुम्हारे पास बन के आ चुका है। 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन पड़ा था, तो फ्राइडे। वैसे ही यहाँ पे सैटरडे। तो यहाँ पे अब इजी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर पाएंगे। अब हम लोगों को ये पता करना है कि वीक में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा उबर राइड्स बुक होती है। मंडे को होती है, ट्यूसडे होती है, थर्सडे होती है, कौन से दिन होती है। तो अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी डे अंडरस्कोर लेबल इक्वल्स टू डेटा सेट डॉट, मैं ये समझाऊंगी कोड, बिल्कुल परेशान मत होना कि ये क्या लिख रहे हैं, बस अभी तुम कोड मुझे लिखने में थोड़ा सा फोकस करने दो। आफ्टर दैट मैं हर एक लाइन कोड की आपको समझाने वाली हूँ। काउंट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SNS डॉट बार प्लॉट। मैं पहले लिख लेती हूँ कोड, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन टू यू गाइस। x इक्वल्स टू डे अंडरस्कोर लेबल, देन डॉट, यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स, कॉमा y एक्सिस में क्या चाहिए हम लोगों को, डे लेबल चाहिए। I'm writing here डे अंडरस्कोर लेबल, ठीक है। मैं एक बार लिख लेती हूँ और ग्राफ बना देती हूँ, उसके बाद में एक एक लाइन समझाऊंगी, सब समझ में आएगा। Then after what we have to write here, then it will be uh, then after it will be plt dot x label,
और एक्स एक्सिस में हम लोग जो लेबल देना चाहते हैं दैट इज डे, और वाई एक्सिस में देना चाहते हैं तो मैं PLT डॉट वाई लेबल लिखूंगी और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे काउंट। ठीक है, एक बार मैं इस कोड को रन करके दिखा रही हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर काउंट, लेट्स जस्ट रन दिस। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, अभी जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कोड की एक एक लाइन। देखो, ये जो डे लेबल हमने बनाया था मंडे ट्यूसडे, इसका हम लोगों को काउंट चाहिए था कि अब मेरे को जैसे ये पता करना है कि मंडे के दिन कितनी राइड्स बुक हो रही है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगी तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया अप्रोक्सीमेट 60 राइड्स हर मंडे को बुक हो रही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ में 60 है वो इसलिए आ पाया क्योंकि हम काउंट निकाल पाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी, डेटा सेट डॉट डे डॉट वैल्यू काउंट, ताकि यहाँ पे हमारे पास काउंट आ जाए वाई एक्सिस में। अब इसके बाद यहाँ पे हम बार ग्राफ बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस में डे लेबल और वाई एक्सिस में भी हमने यहाँ पे डाला डे लेबल। एक्स एक्सिस में आपके पास डे और वाई एक्सिस में आपको काउंट लिखना था, तो यहाँ पे देख सकते हो बार ग्राफ में एक्स एक्सिस में आपके पास लिखा हुआ है डे और यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट। अब तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फ्राइडे का ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे सबसे ज्यादा वीक में फ्राइडे के दिन लोग क्या करते हैं, कैब्स को बुक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्राइडे हमारा खत्म होते हैं ऑफिस आवर्स, उसके बाद वीकेंड शुरू हो जाता है सैटरडे संडे, तो यहाँ पे फ्राइडे वाला वो दिन होता है जिस दिन लोग सबसे ज्यादा कैब्स क्या करते हैं, बुक करते हैं। तो ये डेटा हम लोगों को यहाँ से पता चला और ये जो क्वेश्चन था, अब फिफ्थ क्वेश्चन का भी हम आंसर कर चुके हैं। कौन सा वीकडे में ऐसा डे होता है जिस दिन सबसे ज्यादा लोग उबर बुक करते हैं, सो दैट इज द फ्राइडे के दिन लोग सबसे ज्यादा उबर बुक करते हैं। अब इसी तरीके से कौन सा ऐसा कम दिन है जिस दिन लोग कम उबर बुक करते हैं, तो ऑब्वियसली संडे वाला दिन, सैटरडे संडे वाला हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे वाले दिन क्या होता है, छुट्टियां रहती हैं तो लोग ज्यादा उबर्स बुक नहीं करते हैं, दे स्पेंड टाइम ऑन देयर होम, सो दैट्स व्हाई इट मे बी द रीजन कि सबसे ज्यादा लोग फ्राइडे के दिन वीक में उबर का यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। सबसे पहला था कौन सी कैटेगरी, तो बिजनेस कैटेगरी। कौन से पर्पस के लिए, तो मीटिंग के पर्पस के लिए यूज होता है। कौन से टाइम पे लोग सबसे ज्यादा उबर बुक करते हैं, आफ्टरनून के टाइम के लिए। कौन से महीने में लोग सबसे कम उबर बुक करते हैं, तो ठंड के समय में, दैट इज नवंबर दिसंबर जनवरी। फिफ्थ क्वेश्चन था कि कौन से टाइम कौन सा वीक में ऐसा डे है जिस दिन सबसे ज्यादा उबर बुक होती है, तो फ्राइडे के दिन में। अब हम लोगों को ये निकालना है कि जनरली कितनी मील्स जाने के लिए या कितने किलोमीटर्स जाने के लिए लोग उबर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को ये पता करना है कि यहाँ से अगर मेरे को 5 किलोमीटर जाना है, तो लोग क्या उबर बुक करेंगे? अगर यहाँ से मान लो मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, तो क्या लोग उबर बुक करेंगे या पैदल चल के चले जाएँगे या कोई और ट्रांसपोर्टेशन लेंगे? ये सारी चीज़ें अब हम लोगों को निकालना है माइल्स के लिए। तो अब हम इसका जो डिस्कशन है इसको शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो अब जो हमारा माइल्स वाला कॉलम है, आखिरी क्वेश्चन, उसको अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं डेटा सेट डॉट हेड एक बार लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो माइल्स है, अलग-अलग माइल्स है, राइट? कोई उबर बुक किया है 5 माइल्स जाने के लिए, कोई 4.8, कोई 63.7, तो अलग-अलग माइल्स होंगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जितनी भी माइल्स के लिए लोग यहाँ पे बुक किए हैं, उसका हम लोग एक बॉक्स प्लॉट बनाएँगे। बॉक्स प्लॉट क्यों बनाएँगे? क्योंकि आपके पास में जैसे यहाँ पे आपका बॉक्स है, कितने-कितने माइल्स के लिए कहाँ तक मैक्सिमम लोग किए हैं, ये हम लोगों को जानना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बनाएँगे बॉक्स प्लॉट। तो मैं एक बार बॉक्स प्लॉट बना के दिखाती हूँ, आपको ईज़िली समझ में आएगा कि मैं क्यों यहाँ पे सिर्फ बॉक्स प्लॉट को बनाने में ही ध्यान दी हूँ। तो एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा सेट, और डेटा सेट के अंदर कौन सा कॉलम्स है, तो इस कॉलम का नाम है हमारे पास माइल्स, राइट। सो माइल्स, दिस कॉलम, इसको मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ और पैरेंथेसिस क्लोज नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट प्रॉपर क्लोज नहीं है, रन कर देते। देखो अब क्या फायदा हो रहा है इसको बनाने का बॉक्स प्लॉट को, कि हमारा ये जो राइड है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है अप्रोक्सीमेट 0 से 25, मतलब ये 0 से अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर्स तक यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग ने बुक किया है। इसके बाद धीरे धीरे करके आप देखोगे ये जितने भी आपको यहाँ पे प्लॉट्स दिख रहे हैं 175 माइल्स तक के लिए आपका ये ग्राफ बन के आ चुका है, मतलब 0 से लेके 175 माइल्स तक का ये पूरा यहाँ तक दिखा रहा है कि मैक्सिमम लोग उबर कितने माइल्स जाने के लिए किए, तो दैट इज नियर अबाउट 175 माइल्स जाने के लिए। अब मेरे को क्या है ना, ये बहुत एक साथ बहुत हौश-पौश हो गया। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ 100 माइल्स तक, यहाँ तक देखना चाहती हूँ मैं 100 माइल्स तक लोग कितना बुक किए हैं जाने के लिए उबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा सेट। इस डेटा सेट के अंदर से कौन सा कॉलम चाहिए, तो हमें चाहिए इसके अंदर से माइल्स वाला कॉलम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइल्स, ठीक है।
अब यहाँ पे मेरे को जो भी माइल्स मैं देखना चाहती हूँ, वो 100 माइल के अंदर का ही देखना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 100 माइल्स और यहाँ पे मैं लिखूँगी माइल्स, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट को प्रॉपर तरीके से क्लोज़ करती हूँ। अब रन करते हैं। इट इज़ शोइंग सर्टेन एरर। क्या बोल रहा है? इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। यहाँ पे देख लेते हैं क्या इश्यू आ रहा है। एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट हमने लिखा, ओके। यहाँ पे हमारा डेटा सेट है, इसके अंदर से हमको लेना है। तो यहाँ पे डेटा सेट के अंदर एक और हमारा डेटा सेट है, उसके अंदर से हम लोग लेंगे माइल्स। माइल्स होना चाहिए लेस देन 100 माइल्स के अराउंड हम लोगों को यहाँ पे लेना है। सो लेट मी जस्ट डू हियर वन थिंग, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे 100 and it smiles. Let's just run the code now. Okay. अब यहाँ पे क्लियर हो गया। तो पहला जो था यहाँ पे डेटा सेट के अंदर माइल्स और कितने माइल्स 100 के अंदर के माइल्स का हमको यहाँ पे देखना है। तो 100 के अंदर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो नियर अबाउट 80 तक जा रहा है कि 0 से लेके 80 तक यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो 20 से 30 माइल्स के अराउंड लोग ज़्यादा जा रहे हैं। उसके बाद तुम देखोगे 50 से 60 में ब्लैंक है। फिर 70 से 80 माइल्स जाने के लिए यहाँ पे कैब बुक कर रहे हैं। अब इसी तरीके से मैं देखना चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ तक एनालाइज़ कर पा रही हूँ कि यहाँ देखो ये जो 40 वाला एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि लोग यहाँ पे माइल्स इतने माइल्स 40 माइल्स जाने के लिए बहुत लोग यहाँ पे कैब बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं 40 माइल्स के लिए अलग से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट या डिस प्लॉट यहाँ पे बना सकते हो। डिस प्लॉट क्या होता है मैं ये भी तुम्हें बना के दिखा देती हूँ, जो तुम्हें पूरा डेंसिटी के साथ दिखाएगा, ठीक है? तो अभी मैं व्हाट आई कैन डू इज़ ये जो सेम हमारा कोड लिखा था, मैं इसको मेन यहाँ पे क्या क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। लेट मी जस्ट कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करना, कॉपी पेस्ट। अब ये तुम देखोगे तो ये 100 के लिए था। व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन डू दिस फॉर 40। तो अब तुम यहाँ देखोगे तो देखो 40 के लिए यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके का ग्राफ तुमको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि 5-10 माइल तक लोग ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है। यही चीज़ मैं डेंसिटी प्लॉट अगर बनाऊँगी तो मेरे को ईज़ी तरीके से दिख जाएगा कितने माइल्स तक जाना है। ये डेंसिटी प्लॉट क्या होता है? मैं एक बार प्लॉट कर लेती हूँ ताकि और बेटर तरीके से तुम्हें समझ में आए। डिस्ट प्लॉट क्या होता है? कैसे ये काम करता है? डेंसिटी दिखेगी वहाँ। एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट और इसके अंदर है हमारा डेटा सेट। इस डेटा सेट के अंदर है डेटा सेट और इसको हम लोग लेंगे 40 माइल्स के अंदर तक दिखाने के लिए क्योंकि वहीं तक तो लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइल्स एंड ब्रैकेट क्लोज लेस देन 40 माइल्स के लिए, लेस देन 40 और यहाँ पे लिख लेते हैं माइल्स, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी लिख लेते हैं माइल्स के बाद प्रॉपर ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है? एंड देन आफ्टर इसको रन करते हैं। सो पैरेंथेसिस का प्रॉब्लम है डिस्ट डॉट डिस्प्लॉट डेटा सेट था, डेटा सेट यहाँ से शुरू हुआ, डेटा यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट लगा है, देन माइल्स था, इसके बाद लेस देन। तो डेटा सेट का यहाँ पे आई थिंक हमारा जो कॉलम है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, राइट? तो यहाँ पे 40 के बाद हम लोग लेट मी जस्ट राइट दिस हियर 40 ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारे पास बन के आ चुका है। तो क्या मतलब हुआ ये डिस प्लॉट का कि देखो यहाँ पे तुमको डेंसिटी दिख रही है, राइट? अब तुम यहाँ पे इज़िली इसको एनालाइज़ करके बता सकते हो कि ये जो हमारा ग्राफ है इसमें 4 से 5 माइल तक जाने के लिए लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे 0 से 10 वाला भी तुम स्लॉट देखोगे ना, तो एकदम पीक हाइक देखने के लिए मिल रहा है। तो मतलब 0 से 10 माइल्स तक जाने के लिए, 10 माइल्स तक जाने के लिए लोग सबसे ज़्यादा बुक करते हैं उबर। और इसके बाद अगर हम देखें तो 0 से 20 माइल्स तक जाने के लिए भी लोग उबर बुक करते हैं। लेकिन अगर उनको 40 मील से ज़्यादा जाना होता है तो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं उबर पे ज़्यादा लंबा जाने के लिए। तो ये हम लोगों को यहाँ पे माइल्स का पता लगाना था जो हमने लगा लिया है कि 0 से 10 तक सबसे ज़्यादा माइल्स ऐसे होते हैं जहाँ तक लोग जाते हैं और 0 से 20 तक भी ऐसा माइल्स है जहाँ पर लोग जाना प्रेफ़र करते हैं बाय बुकिंग द उबर कैब्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ये था कि इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर करें, अब ये डिस प्लॉट ही क्यों हमने बनाया? तो इस डिस प्लॉट को बनाने का रीज़न यहाँ पे था, ये देखो तुम्हें डेंसिटी पता चल जा रही है। कर्व के थ्रू तुम बता सकते हो कि कहाँ पे कितना है। जैसे हम यहाँ से देखें तो 0 से लेके 20 तक ये बहुत पीक में हमारा ग्राफ है। इसका मतलब 0 से 20 माइल्स जाने के लिए लोग सबसे ज़्यादा उबर कैब का यूज़ करते हैं। यानी कि आस-पास जाने के लिए 10 माइल, 20 माइल या 10-20 किलोमीटर जैसा अगर हम कंसिडर करें,
लेकिन उससे ज़्यादा अगर जाना होता है तो लोग यहाँ पे उबर को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लोग सबसे ज़्यादा उबर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं और बिज़नेस मीटिंग के लिए कर रहे हैं। तो आस-पास की जो मीटिंग्स हैं 10 माइल्स, 20 माइल्स तक का उनको अगर डिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं? वो यहाँ पे उबर कैब का यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द अनदर आंसर जो हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव करके निकाला कि उबर सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था? कौन-सी कैटेगरी? बिज़नेस कैटेगरी। किस पर्पज़ के लिए? ऑफ़िस और मीटिंग पर्पज़ के लिए। फिर कौन सी कैब सबसे ज़्यादा किस टाइम पे बुक करते हैं? तो आफ्टरनून के टाइम पे बुक करते हैं। कौन से महीने में कम सबसे कम कैब बुक होती है? ठंड के टाइम में, क्योंकि स्नोफॉल होता है पेरिस में, इसलिए। तो ये जो मंथ था हमारा जनवरी, नवंबर एंड दिसंबर मंथ में कम यूज़ करते हैं। फिर कौन से वीक में सबसे यहाँ पे जो उबर है राइड सबसे ज़्यादा कौन से? फ्राइडे के दिन लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और संडे के दिन सबसे कम कैब बुक करते हैं। क्लास तक कितने माइल्स के लिए? तो 0 से लेके 20 माइल्स तक अगर उनको जाना होता है, तो वो उबर कैब का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाउ मेनी माइल्स डू पीपल यूजुअली बुक? तो 0 टू 20 माइल्स। तो हर एक चीज़ जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हमने प्रॉपर तरीके से ग्राफ बना के यहाँ पे सारे आंसर्स को निकाला है और ये हमारा जो डेटा था, इससे ये हमारा इनसाइट्स यहाँ पे हमने निकाला है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट होता है कि हमने हर एक क्वेश्चन का इनसाइट्स निकाला, विजुअलाइज़ेशन निकाला और इसको उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पे डेटा क्लीनिंग करना, मिसिंग वैल्यूज़ को डील करना, डेट टाइम के फॉर्मेट को बदलना, नए-नए कॉलम्स बनाते जाना जैसे-जैसे ज़रूरत आ पड़ी, फिर उसके बाद ईडीए करना, विजुअलाइज़ेशन करना, तो काफ़ी कुछ हम लोगों को सीखने मिला है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ था सीखने के लिए कि कैसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, आंसर्स निकालना है, इनसाइट्स निकालना है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप डेफ़िनेटली कमेंट आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर बताइएगा, प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको? कितना अंडरस्टैंड कर पाए हो आप प्रोजेक्ट को? तो उसका मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का कमेंट में। इसके साथ ही यहाँ तक हमारा काम सिर्फ़ प्रोजेक्ट बना के खत्म नहीं होता है, हम लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आप सीखे हो उसके बारे में लिंक्डइन पे भी जाके आप लोगों को पोस्ट करना चाहिए, लिंक्डइन पे भी जाके आप लिख सकते हो। और आप चाहते हो कि आपके इस प्रोजेक्ट को कोई ओवरव्यू भी कर दे, तो जब आप लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे तो द आई स्केल को आप टैग भी कर सकते हो, ताकि आपको आपका जो प्रोजेक्ट है उस पे और क्या सुधार करना चाहिए, वो भी आपको पता चल पाए। देखो, प्रोजेक्ट हमेशा बना लिए लेकिन खुद तक रखे हो तो वो कोई काम का नहीं है। इस प्रोजेक्ट के बारे में लिंक्डइन पे जाके लिखो, इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे जाके पार्क करो और इसके साथ ही लिंक्डइन पे इसलिए ज़रूरी है अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि जो आप काम किए हो, कभी कोई आके आपकी प्रोफाइल देखे, चाहे रिक्रूटर हो या कोई भी हो, तो उसको पता होना चाहिए कि कितना डेप्थ का नॉलेज आपके पास है। तो काम दिखाना भी आना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा इंटरव्यूज़ को क्रैक करना है, एक अच्छी जॉब लेना है। तो उसके लिए अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाओ, लिंक्डइन पे जाके अपना काम दिखाओ। अब ये जो काम आपने किया है इतना बड़ा, ये जो आपने अभी प्रोजेक्ट सॉल्व किया है, इसके बारे में जो आपने सीखा है, उसके बारे में जाके लिंक्डइन पे आप पोस्ट भी डाल सकते हो, ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल एक बन पाए। सो आई एम होपिंग दैट कि ये प्रोजेक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग फिर किसी और वीडियो में। तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। लेकिन उसके पहले नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लेना। नोट्स में कुछ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं, जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। उसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।